91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी ही सामने बैठा हो उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के साथ ही जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित्य नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून के सभी सुनने वाले श्रोताओं का मैं संदीप पिलखवाल हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं अपने साथ एक खास मेहमान आकांक्षा जी का, जो कि हाल ही में दृष्टिबाधित हुई हैं और आज हम उनसे उनकी जिंदगी के अनुभवों, दृष्टिबाधित होने से पहले और दृष्टिबाधित होने के बाद के सभी अनुभवों को जानने का प्रयास करेंगे। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं यहाँ पे आई हूँ NIVH में अपनी नई जर्नी शुरू करने, क्योंकि जब पहले दिखता था और अब जब नहीं दिखता है तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। कई लोग, आप लोग जानते होंगे कि कितने बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंज होते हैं जब हमें कुछ भी नहीं दिखता है, सामने एकदम अंधेरा होता है, अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि अब आप कुछ नहीं देख सकते, अंधे हो गए हैं। फिर एक मतलब जो एक दुख होता है, जो एक लगता है कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे नई रोशनी, नई किरण हमें मिली है NIVH और हम यहाँ आए हैं कुछ सीखने, कुछ जानने कि आगे जीवन में हम क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को बता सकूँ। जी, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए, कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं और कुछ उन अनुभवों को साझा करें जो जब आप दृष्टिबाधित नहीं हुआ करती थी, जब आपको दिखता था। जी, स्टार्टिंग से अगर बात करूँ तो मैं बेसिकली यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से हूँ, संगम नगरी से। फिर जब मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी, तभी थोड़ा सा आंखों में मतलब कमज़ोर थी, मतलब -1 -2 का चश्मा लग गया था 7 साल की उम्र से ही। तो स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा बुली करते थे, क्योंकि जानते हैं बच्चों का तो काम ही होता है। तो उस समय काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी मैं, कि मतलब किसी से ना बात करना, ना किसी से बोलना। गेस्ट भी घर पे आते थे, मतलब मेरी कजन्स भी आती थी, तो उनके सामने मैं नहीं बोल पाती थी। मैं अपना अलग रूम में रहती थी, अपना काम करते रहती थी। कोई आके मेरे को बोलता था तो मैं भले ही रिप्लाई कर दूं, बट मैं किसी के पास नहीं जाती थी। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा चेंज आया, कॉन्टैक्ट लेंसेज आए, फिर आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए मैंने एट द एज ऑफ 16। तब फिर लाइफ फिर से चेंज हो गई, फिर से मैं एकदम नॉर्मल लाइफ में आ गई, एकदम सब कोई अच्छे से बात करने लगा, कोई मुझे टीज नहीं करता था, सब लोग हर चीज़ में आगे प्रोत्साहित करते थे कि आकांक्षा तुम करो, आकांक्षा तुम करो। फिर आफ्टर दैट आज एक बार फिर सब कुछ खत्म होने के बाद ये लगा कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि अब कोई ऑप्शंस नहीं है। तब NIVH आए हैं कि यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाए अपनी लाइफ को लेके। जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई में आपने क्या किया है और कहाँ से? मैंने ना बीटेक किया है, 2013 में पास आउट हूँ मैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया है। जी, तो जब जिस तरह से आपने बताया कि आप NIVH आई हैं और आपको कुछ नए अनुभव सीखने मिले हैं, जी तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ नई नई आई थी तब क्या आपको कुछ घबराहट होती थी या किस तरह के आप अनुभव करती थी, क्योंकि आप एकदम नई थी इस फील्ड में, है ना, और किस तरह के आपके दोस्त अगर बने तो कैसे बने और टाइम लगा बनने में या फिर पहली बारी में बन गए थे? नहीं, एक्चुअली पहले तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। मतलब जब मैं आई थी तब मतलब ये भी था कि वहाँ क्या सिखाया जाएगा, मतलब कुछ सच में कुछ होता है कि बस जाके वहाँ से चले आना एंड ऑल। तो काफ़ी सारे डाउट्स थे मुझे लाइफ को लेके कि मैं आगे लाइफ में क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब अदर देन दियर सब्जेक्ट्स, कि उनके सब्जेक्ट्स तो सिंपली ये थे, जैसे हमारे फेवरेट टीचर हैं देवीलाल सर, उनका तो काम था सिर्फ हमें मोबिलिटी कराना, बट वो इतना ज़्यादा सपोर्ट मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम इसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। अगर हम कोई भी क्वेरी करते थे सर, जैसे मैंने बताया मैंने बीटेक किया कंप्यूटर से, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे तो वो भी बताते थे। एंड पहली मैं बात करूँ तो पहले तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे, मतलब मैं किसी से इंगेज हो ही नहीं पाती थी। अपनी फ्यूचर को लेकर, अपने डाउट्स को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न थी मैं कि मैं दोस्तों के बीच बैठना, उनके साथ चिट चैट करना, उनके साथ गॉसिप करना करती ही नहीं थी। अब तो थोड़ा मोड़ा दोस्तों के साथ रहने लगी हूँ, बट पहले अपने चीज़ों को लेके काफ़ी कंसर्न थी मैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा यहाँ एडजस्ट होने में। इट्स नॉट लाइक कि किसी की गलती है, मैं खुद ही नहीं इन्वॉल्व हो पाती थी। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि जब हम इस तरह की किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो बहुत आसान नहीं होता हमें उस चीज़ से कोप अप कर पाना। तो जैसा कि आपने बताया आपको सपोर्ट काफ़ी मिला, तो आपने अपने माता पिता के सपोर्ट के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा जो जीवन है, हम लोगों को माता पिता के सपोर्ट की हमेशा ही आवश्यकता रही है और हमारे माता पिता का जो योगदान है हमारी ज़िंदगी में वो अभूतपूर्व है। जी बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि मैं अनलकी हूँ, अरे तुम्हारे साथ क्या हो गया, तो बहुत बुरा हुआ, बड़ी बुरी किस्मत है, मैं कहती हूँ नहीं, मेरी मतलब आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। इस दुनिया में जहाँ कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब हर कोई सेल्फिश होता है, मेरे पेरेंट्स ने मतलब अनकंडीशनली मेरी हेल्प की है। कुछ भी सिचुएशन हो, कितनी भी मैं पैनिक कर जाती थी, मैं मम्मी पे गुस्सा कर जाती थी, ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ी हो जाती थी, उन्हें मतलब पापा को बैक आंसर करके कभी लाइफ में नहीं किया, लेकिन उस समय मैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी तो पापा को बैक आंसर कर देती थी। लेकिन पेरेंट्स ने कभी बुरा नहीं माना, ना कभी ये कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो या कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें यहाँ रहने की। हमेशा उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, सिखाया, और यहाँ पे कभी मैं अकेले कहीं बाहर नहीं गई, बट उन्होंने मुझे आगे आने दिया कि जाओ, तुम जाओ, सीखो, तुम्हें लगता है वहाँ कुछ सीख पाओगे तो जाओ, सीखो, करो। एंड हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा कॉल करके बोलते रहते। अभी मैंने जो है मतलब जस्ट मैं किसी से भिड़ी एंड मेरा फ़ोन गिर गया, टूट गया, तो विद इन अ सेकेंड उन्होंने मतलब जैसे ही मैंने उनको कॉल करके बताया तुरंत उन्होंने फ़ोन ऑर्डर कर दिया एंड ऑल। कभी ये नहीं कहा कि अरे इतना तो खर्चा कर रहे हैं तुम पे, बट आई एम वेरी लकी। जिस तरह की आपने बताया कि आप चिड़चिड़ी हो गई थी, तो दृष्टिबाधा होने की वजह से आप में वो गुस्से की जो होती हैं कि गुस्सा अब ज़्यादा आप में बढ़ा, या पहले से ऐसी थी, या फिर अब जो है जब से आपने आदत डाल ली है अब इस तरह के जीवन की, तो आपके गुस्से की जो मतलब जो आपका गुस्से का स्तर है उसमें कुछ कमियां हुई हैं, या किस तरह का आपका एक मानसिक एक वो रहा है? जी एक्चुअली क्या है ना कि पहले मैं इतना गुस्सा नहीं करती थी, मतलब बहुत ही शाय स्टूडेंट रही हूँ। मतलब पहले मैंने बताया था कि सब लोग टीज करते रहते थे, तो शुरू से ही मैं कम बोलने वाली एंड कम इंटरेक्ट करने वाली थी। बट जब ये होता है ना कि जब आपके हिसाब से चीज़ें ना हो, आपको कुछ समझ ही ना आए कि अब आगे आपको करना क्या है। जैसे मैं कंप्यूटर से थी, अब कंप्यूटर तो सब कुछ देख के एक माउस क्लिक पे करने की आदत है, मैंने जॉब भी किया है, एंड फिर अचानक से आपको घर पे बैठा दिया जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट यू आर जस्ट लाइक अ फर्नीचर, आप सिर्फ एक टेबल की तरह किनारे पड़े रहो, ऐसा आपको फीलिंग आने लगे तो गुस्सा तो आएगा ऑब्वियसली। बट NIVH में आके जब मुझे पता चला कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स में भी जा सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जॉब्स हैं, कई वैकेंसीज आती हैं, एनेबल इंडिया है एंड ऑल भी, यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ प्राइवेट जॉब में। तब अपने आप ही जैसे गुस्सा गायब ही हो गया, अब मुझे आता ही नहीं है, अब मैं और ज़्यादा जॉयली हो गई हूँ, रिलैक्सड हो गई हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, कभी कभी क्लास भी बंक कर लेती हूँ, विच इज़ नॉट गुड, बट आई वॉज लाइक कि हाँ मैं अब थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ लाइफ में, स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो गया है मेरा। तो जैसा कि आपने बीटेक किया है दृष्टिबाधा होने से पहले, तो उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं कि अब आप उसी फील्ड में आगे जा सकती हैं या उसको परस्यू कर सकें आगे चल के? नहीं, जब आई साइट में प्रॉब्लम हुई, जब ये हुआ कि मैं अब कुछ नहीं देख सकती हूँ, जब डॉक्टर ने मुझे बोला,
तो मेरे को यही लगा कि मुझे तो कुछ और आता ही नहीं है। मतलब मैं सोचने लगी कि ऐसा कौन सी चीज है, या ऐसा कौन सा ट्रेट होता है, या ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे मतलब बिना आंखों के काम किया जा सके। मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी। मैं मतलब दिन रात ये सोचती थी कि मैं अब क्या करूंगी। बट यहाँ NIVH में आके राजीव नेगी सर हैं जो कि हमें कंप्यूटर और वो सब पढ़ाते हैं, अलका मैम है मोबाइल के बारे में बताते हैं, विजेता मैम है, एंड देवीलाल सर तो हैं ही ऑल टाइम। रत्नेश सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। तो फ़ोन चलाना एंड लैपटॉप यूज़ करना, और ये पता चला कि कई सारी स्ट्रीम्स हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, मतलब प्राइवेट जॉब्स में भी जाते हैं। तो अब मुझे लगा कि लाइफ में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अब इतना टेंशन वाला कोई चीज़ है नहीं अब। चलिए, ये तो बात हुई पढ़ाई की। तो पढ़ाई के इतर आपके क्या क्या शौक हैं? मतलब आप और क्या आप ऐसे काम करती हैं कि जिसमें आपका टाइम पास हो, और फ्री टाइम में जब आप होती हैं पढ़ाई के अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? पढ़ाई के अलावा एक्चुअली क्या है ना कि इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आया ना, थोड़ा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना मैं पसंद करती हूँ। ऑनलाइन ऑडियो बुक्स हैं आजकल तो काफ़ी ऐप्स आ गए हैं, कुकू FM है, एंड जो बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उनके थ्रू मैं ना ऑडियो सुनती हूँ कि मोटिवेशनल बुक्स हैं, और कुछ समरीज भी हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, ज्योग्राफी में चले जाएं, तो वो कुछ समरी मुझे कुकू FM पे मिल जाती हैं। इसको मैं सुनना पसंद करती हूँ, जिसके थ्रू मेरी नॉलेज भी बढ़ती है, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी कम होता है, एंड अगर आप कुछ ना कुछ कहीं अपने आप को एंगेज रखो तो कुछ आप नेगेटिव थॉट्स भी नहीं ले सकते हो। तो इसलिए मैं पसंद करती हूँ ऑडियो सुनना। बिल्कुल, ऑडियो सुनना एक अपने आप में, कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ने का उतना समय नहीं मिल जी पाता, बिल्कुल। तो हम ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे कि सुगम्य पुस्तकालय है हमारा। जी जी बिल्कुल। तो और सुगम्य पुस्तकालय में बहुत उस पे सारी इतनी हैं। सारी किताबें हैं कि आप उससे पढ़ते जाएं, लेकिन आपका दिमाग भर जाएगा, लेकिन बुक्स खत्म नहीं होंगी। जी बिल्कुल। तो कुछ और बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ इस तरह का कि जो हम लोग और कोई लोग ना जानते हो। मतलब जैसे आपके घर पे हैं, आप किन के साथ ज़्यादा फ्रैंक हैं, किन के साथ आप अपनी बातें ज़्यादा शेयर करती हैं, इस तरह की चीज़ें। घर पे तो जैसे कि मेरे फैमिली में मेरे भैया भाभी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा एक बेबी है 7 इयर्स का, और ज़्यादा तो नहीं, बस मम्मी पापा, बेबी, और मेरी कज़न है, मेरे चाचा की बेटी है रानू, तो उससे मेरा ज़्यादा कांटेक्ट है। बाकी सबसे थोड़ा सा कट गई हूँ मैं। अब ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ बुरा बिहेव किया मेरे से, बट मैं थोड़ा सा अलग हो गई हूँ जी उनसे। बिल्कुल। होता है कभी कभी कि हम जिसके क्लोज रहते हैं तो वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ हमारा कंफर्टेबल एरिया होता जी है। बिल्कुल, सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार वैसे भी नहीं रख बिल्कुल। सकते। चंद और सवालात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी दृष्टिबाधिता का कारण बताएं, अगर आप बताना चाहें तो, कि क्या रीजंस थे? एक्चुअली क्या हुआ था कि 2013 में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तुरंत ही, मैं पंडित फैमिली से हूँ तो 90% लोग जानते ही होंगे कि जैसे ही लड़की ने अपना ग्रेजुएशन या इंटर किया तुरंत उसकी शादी हो जाती है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, मेरी भी शादी तुरंत ग्रेजुएशन, मतलब रिजल्ट आने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी। रिजल्ट ससुराल में आया, फिर आफ्टर दैट सब चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल था। बट आफ्टर डिलीवरी मेरी एक आँख की रोशनी चली गई, लेफ्ट आई की। तो वहाँ पे भी काफ़ी उथल पुथल मची, क्या सीन है क्या नहीं है। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हूँ, तो इसलिए इस बात का इशू भी उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया। तो उससे सेपरेशन भी हो गया मेरा, मैं वहाँ से छोड़ के आ गई क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारना एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो मैं भी चली गई। फिर आफ्टर दैट तो सब खत्म ही हो गया, फिर दोबारा गई नहीं एक बार आने के बाद। एंड फिर धीरे धीरे खुद को रिकवर किया, कहा कि चलो ठीक है, एक आंख है उसी से करेंगे, क्योंकि बच्चा था, फ्यूचर देखना था उसका, कब तक पापा मम्मी करेंगे। तो फिर मैं मुंबई गई, पापा की मतलब पापा पहले नहीं मान रहे थे कि हम तो हैं ही, तो हमने कहा फिर बच्चे का फ्यूचर कौन करेगा। तो फिर पापा माने, गई मैं मुंबई, वहाँ पे जाके मैंने जॉब किया। फिर आफ्टर दैट अचानक से एक दिन दूसरी आंख की भी रोशनी चली गई। अब मैं जा रही थी इंटरव्यू के लिए, पापा ने कहा कि वहाँ तुम मुंबई में अकेले हो, यहाँ इससे अच्छा यहाँ आ जाओ और अपने बच्चे के पास रहो, यहाँ पे भी जॉब के लिए इंटरव्यू दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आई और कार से ही पापा के साथ जा रही थी, तो मेरा बेबी भी मेरे साथ था, उसका नाखून मेरे आंख में लग गया। फिर उस समय तो लगा कि सिंपली कुछ चोट लगी है, जैसे हाथ लग जाता है आंख में, वैसा नॉर्मल लगा। फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट डे पता चला मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब सेकंड आंख से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम रेड हो गया है। तो डॉक्टर के पास गए, जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था उस समय मैं डॉक्टर के पास बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी आंख की नस पूरी फट गई है और पूरा ब्लड हो गया है, तो मुझे आपका जो लेंस है वो भी निकालना होगा। तो फिर कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई उसके बाद। तो एक व्यक्तिगत सवाल मेरा और था कि जी। जो जिनसे आपकी शादी हुई थी, कभी उन लोगों ने आपको वापस आपसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि एक होता है कि चलिए मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन हमारा जो नैतिक कर्तव्य है वो ये होना चाहिए कि हम किसी का साथ इस तरह से ना छोड़ें। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वापस से संपर्क साधने की कोशिश की हो या इस तरह से?
नहीं, एक्चुअली क्या है ना उन्होंने पूरा ब्लेम मेरे पे डाल दिया कि तुमने अगर बताया होता कि तुम्हारी आंखें कमजोर हैं तो हम तुम पे ज्यादा ध्यान दे सकते थे, तो तुमने नहीं बताया, तुमने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी एंड ऑल। सुबह से लेकर रात तक तो सुनाया जाता था, इसीलिए मैं आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ ट्रीटमेंट चलेगा तो शायद मेरी आंखें ठीक हो जाए, तो ये लोग नॉर्मल हो जाए। बट ना मेरी आंखें नॉर्मल हुई, ना मेरा रिलेशन नॉर्मल हुआ। तो मैंने भी कहा कि यार कब तक उन लोग को लेके चलूंगी, मैं ढोती रहूंगी। जो इंसान जब आपके दुख में, आपके बैड टाइम में आपका साथ नहीं देता है, तो फिर आपके कुछ अचीव करने के बाद उसके लिए बैठ के रोना, आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानती इसको। मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, यानी कि मेरे पेरेंट्स और मेरा बेबी, जो कि 7 इयर्स का ही है लेकिन बहुत मैच्योर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मुझे उसका ख्याल रखना है। वो खुद से रेडी होना एंड ऑल काफी कम एज में सीख गया था। तो वही आपके जोश की बहुत दाद देनी होगी कि अभी भी हमारा समाज, ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का, हमारे देश का, कि महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात जरूर करते हैं, लिखा भी करते हैं, पढ़ा भी करते हैं उसके बारे में, लेकिन जो हमारे आसपास के अनुभव हैं वो इतने खराब हैं कि हम वो सिर्फ कागजी बातें ही नजर आती हैं, महिला सशक्तिकरण और इस तरह की चीजें। लेकिन आप जैसी महिलाएं, आप जैसी लड़कियों का एक, जिसे कहते हैं कि एक जज्बा है जो उन्हें इस तरह इस स्तर तक ले आया है कि आप ना सिर्फ अपने बल पर आप खड़ी हुई हैं, बल्कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं। तो खैर ये तो हुई बातें, लेकिन मैं आपके बेटे के बारे में थोड़ा जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि 7 साल का है और बचपन एक ऐसी चीज है जो हम चाहे दूसरे का ही हो, हम जीना जरूर चाहते हैं। तो आप अपने बेटे के बारे में बताएं। मेरे बेटे के बारे में क्या बताऊं मैं, बहुत स्वीट है, बहुत जी, नॉटी भी हर है बच्चे के। एंड मुझे अगर लाइफ में किसी चीज का दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख सकती। मुझे भी देखना है उसका चिढ़ाना, मुझे छेड़ना एंड ऑल। तो हम लोग एज अ फ्रेंड्स ही रहते हैं। मैं उसको ऐसे नहीं रखती कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि वो कहीं से भी आए, स्कूल से भी आए, कुछ भी आए, तो मुझे शेयर करे, अपनी बातें, अपना थॉट मुझसे शेयर करता रहे। और मेरा यही मानना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम टाइम नहीं दे पाते उन्हें। लेकिन कभी मैं अलग रहने के बाद भी, शुरू से मम्मी ने ही ध्यान दिया, क्योंकि अक्सर मुझे ऑपरेशंस के लिए या फिर जॉब के लिए कहीं भी जाना ही पड़ा है। मैं उसके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है उसे कॉल करके उसके बारे में पूछती हूँ कि क्या हुआ, कैसा हुआ, दिन कैसे जा रहे हैं, कौन कौन दोस्त हैं तुम्हारे, क्या खेला, क्या गेम्स देखे तुमने मोबाइल में। एंड तो मेरा यही मानना है कि मैं बस इतना डरती हूँ कि उसके फादर की तरह वो भी थोड़ा सेल्फिश ना हो जाए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा सशक्तिकरण, तो पढ़ाई लिखाई, अब सच में पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती है। आप ये सोचो कि अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब सोच में भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक से एक गांव के लोग भी देखे हैं मैंने जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और एक से एक शहर के लोग भी देखे हैं कि जरा सी कमी के कारण अपने बच्चों को खुद को छोड़ देते हैं। तो प्लीज अपनी मानसिकता बढ़ाएं, ये ना सोचें कि किसी में कमी है तो वो हमारे लिए धब्बा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज उन लोगों को देखें, चाहे वो आंखों से हो, चाहे हाथ पैर से हो, या दिमाग से हो, किसी भी तरीके से अगर वो कमजोर है तो उन्हें और सपोर्ट की जरूरत है। जरूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करके आपको प्राउड ही फील कराएंगे, लेकिन प्लीज उनके साथ रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए। जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और जैसा कि मैं अपने आप को बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं, खासकर से लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को एक प्रेरणा के स्रोत की जरूरत होती है, और आप निश्चित रूप से और सही में एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो निश्चित रूप से जो भी महिलाएं और जो भी लड़कियां ये प्रोग्राम सुनेंगी, वो निश्चित रूप से आपसे इंस्पायर होंगी और अपने जो डिसीजंस हैं उन पर गर्व कर सकेंगी। तो ये सब बातें हम कंटिन्यू रखते हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि NIVH में आकर आपको पहले तो किस तरह के बदलाव, वो तो आप जो भी फील कर रही होंगी, और भविष्य में कि आपके ऐसे क्या प्लान्स हैं जिनमें आपकी NIVH ने सहायता की और आप और दृढ़ हुई हैं उन जो भी आपके डिसीजन है उनके लिए। पहले से ही था। जब मेरी एक आंख में रोशनी गई थी, जब मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, तभी मेरे दिमाग में मैंने एक चीज बना ली थी कि मुझे खुद, अभी तक जैसे कभी जॉब के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि फादर भी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, पैसे से कभी भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जॉब के बारे में ना ही पेरेंट्स का कुछ था कि इसको जॉब कराना है, लड़की को पढ़ा दिया बस कि हाँ तुम पढ़ी लिखी होनी चाहिए एंड ऑल। जॉब के बारे में कभी नहीं सोचा था। बट उस समय मुझे लगा था बस इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, फ्यूचर में जो
जो भी हो, बस मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। और यहाँ आके अब लगता है कि हाँ, ये चीज मैं कर सकती हूँ। NIVH आके ये और ज्यादा फर्म हो गया है मेरा डिटर्मिनेशन कि मैं जॉब कर सकती हूँ, और बहुत ही अच्छे, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम की जॉब कर रही हूँ, अच्छे से अच्छी पहचान बना के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं कहूँ तो एक चीज थी मेरे दिमाग में कि मुझे अपने बच्चे को एक एग्जाम्पल उसके सामने पेश करना है। ये कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी, किसी की लाइफ में छोटी सी, लेकिन उसको ओवरकम करना हमें आना चाहिए। अगर मैं आज घर पे बैठ जाऊंगी उसके सामने कि देखो मैं तो अंधी हूँ, मैं तो बैठ गई, अब मुझे तो कुछ नहीं आता, ना दिख रहा है ना समझ में आ रहा है, अब तू मेरी हेल्प कर दो, लेकिन मैं अगर बाहर निकल के जॉब करूंगी तो कल के दिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी, भगवान ना करे कभी उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके सामने ये तो कह सकूं, देखो बेटा जब मैंने बिना आंख के यहाँ तक पहुंचा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम तो एकदम स्वस्थ हो। तो एटलीस्ट मैं उसे ये कहने के लिए इस लायक मुझे बनना है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ से। जी, बहुत इंस्पायरिंग आपकी कहानी है और सभी लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक ये कहानी सुनकर इंस्पायर होना चाहिए। तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो चलते चलते जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दें। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? मैं आप दोस्तों से बार बार एक ही चीज कहूंगी, प्लीज, लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जरूरी नहीं कि आप दृष्टि बाधित हो तभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं शादी के बाद वो कुछ करना चाहती थी शादी से पहले, बट शादी के बाद उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनके परिवार वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मतलब करना तो बहुत चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली उनको दिक्कत हो रही है। तो प्लीज हार ना माने, कोशिश करते रहें, कभी ना कभी उन्हें मौका जरूर मिलेगा और वो अपनी जो भी सपने हैं उन्हें पूरा कर लेंगे। बस कोशिश करते रहें, लगे रहें और कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप जो भी करें शानदार करें और आप अपने जीवन में निश्चित रूप से एक सफल महिला के रूप में आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है और मुझे यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर, लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।